Hello students, so today we are going to learn electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेसिकली हम पढ़ते हैं चार्ज, उसके नेचर, उसके द्वारा जनरेटेड फोर्स और वो कैसे कैसे काम करता है। सो बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। मतलब इस चैप्टर में हम डील करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब किसी रेस्ट पोजीशन में चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होते हैं। ओके, तो व्हाट इज चार्ज? हमें चार्ज सुनते हैं हमारे दिमाग में दो टर्म्स आते हैं, एक आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपका प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में होता है और उसके ऑर्बिटल में मतलब एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है और एक प्रोटॉन कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर। तो अब हमारा कोई भी एटम है वो कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब जैसे ये है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर ये है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके n होते हैं। दैट मींस कि जितने नेगेटिव चार्ज उतने यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। हेंस द एटम इज न्यूट्रल। अब अगर मुझे इसे नेगेटिव बनाना है या पॉजिटिव बनाना है, अगर मुझे इसे नेगेटिवली चार्ज करना है, अगर मुझे इसे नेगेटिव चार्ज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूंगा इसमें। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। सेकंड, अगर मुझे इसे पॉजिटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा? इसके न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब आप सोचोगे इस पे प्रोटॉन ऐड कर दो तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नहीं, आप इस पे प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन किसी के न्यूक्लियस पे होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। जैसे मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैसा हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। मतलब या तो आप इसे नेगेटिव करेंगे या तो पॉजिटिव करेंगे। पूरा पूरा गेम किसका होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। मतलब है तो आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर सकते हैं। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो कैसा चार्ज लगेगा? ये नेगेटिव। अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव और एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो पॉजिटिव। ओके, सो हमें ये समझ में आया कि ये इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? -1.6 × 10⁻³ कूलम। सो व्हाट इज कूलम? कूलम is unit of charge. ओके, सो अब हम बता सकते हैं क्या चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या होगा? वो भी सेम होगा, 1.6 × 10⁻³ कूलम। ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, जितनी सी बात होती है और कुछ भी इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मास का डिफरेंस होता है, वो हम बाद में देखेंगे जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बट अभी हमें ऐसे निकालना नहीं। आई होप आपकी बात समझ में आ रही है। तो बेसिक मैं बोलता हूँ कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एटम की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? एडिटिव नेचर। व्हाट डज एडिटिव नेचर मीन्स? समझना कि कोई भी एक एटम है, कोई भी एक एरिया, इसमें बहुत सारे चार्ज रहते हैं। बहुत सारे चार्ज रखे हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? Q नेट मिलेगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब देखो Q3 माइनस का है तो मैं माइनस ऐड करूंगा, प्लस Q4 प्लस का है तो प्लस Q4 प्लस Q5 माइनस का है तो माइनस Q5। मतलब मैं नॉर्मली सारे चार्जेस को ऐड कर रहा हूं। दैट्स व्हाई मैं इस प्रॉपर्टी को बोलता हूं एडिटिव नेचर। इसके बाद इसकी सेकंड प्रॉपर्टी आती है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डज क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज मींस? कि जैसे एक एटम है, एटम से आप एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या तो दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, ऐड भी करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। मतलब जो भी चार्ज होने वाला है या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, वो Q इक्वल टू क्या होगा?
प्लस माइनस एन ई, और एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर होगा। ओके, एन इज ऑलवेज एन इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी आपने सुना कि आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एन इज ऑलवेज एन इंटीजर। ओके, इसके बाद आती है आपकी एक और प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स साइन। मतलब अगर कहीं पे पहले 2 कूलम है तो बाद में भी 2 कूलम ही रहेंगे, जैसे एक प्लस 3 कूलम माइनस 1 कूलम। अब इसका नेट चार्ज कितना है, जोड़ो तो 3 माइनस 1 2 कूलम। समझ में आ रहा है सभी को? इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, क्योंकि चार्ज ना बन सकते ना ही टूट सकते, जो जैसे वैसे के वैसे रहेंगे, केवल वो अपने साइन चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है कूलम्ब्स लॉ। Coulomb's law is related to force between two charged particles. मान लीजिए यहाँ पे एक चार्ज है Q1, उससे r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज रखा है Q2, ठीक है? तो उसने बोला कि जो फोर्स है इज प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। फिर उन्होंने बोला फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है? फिर उन्होंने इनको कंबाइन किया, बोला फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और वी कैन से F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब उन्होंने कांस्टेंट लगाया, जब कांस्टेंट हटाने के लिए एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने बोला F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये एक्सपेरिमेंटल मेथड है। फिर उन्होंने बताया कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करता है मीडियम, किस मीडियम में आप एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं उसके हिसाब से ये वेरी करेगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.85 न्यूटन माइनस, बाकी यूनिट, ठीक है? लेट्स गो अहेड। हमें ये समझना है कि फोर्स की वैल्यू कितनी है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। हम अगर इधर फर्दर सॉल्व करें तो K बराबर आता है 9 into 10 to the power 9, ओके? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर का कूलम्ब। हम सीधे इसको अब रखेंगे फॉर्मूले को। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे 2 कूलम्ब माइक्रो कूलम्ब चार्ज है और एक पे 3 माइक्रो कूलम्ब चार्ज है, 5 और आर की वैल्यू कितनी है, 5 फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज, 5 फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्ज। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो Q1 is equal to 9 into 10 to the power 9, Q1 is equal to माइक्रो कूलम्ब, तो minus 6 into 3 10 to the power minus 6 divided by r square is 9 square. So we will get 9 into 10 to the power 9, 6 10 to the power minus 12, 18, got it? 9 3. This will be 0.66 and this will be 10 to the power minus 3. Okay, this will be the value of force. इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे बोले कि 2 चार्ज है Q1 and Q2 are separated by distance r and the force acting between them is F. अगर मैं इस डिस्टेंस को 2r करूं, Q2 Q1 5 न्यू फोर्स, तो इस पे आप क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन F is equal to K Q1 Q2 divided by r, ये लिखा था। फिर आप आते सेकंड कंडीशन में,
from second condition, तो F dash is equal to K Q1 Q2 divided by, अब हमें कितना हो चुका है 2R हो चुका है, तो अपॉन में 2R का होल स्क्वायर K Q1 Q2 divided by 4R square, दिस विल बी, अगर हम कंपेयर करें तो K Q1 Q2 divided by R square आपका F था, तो K Q1 Q2 divided by R square किसके बराबर है, F के बराबर, F dash is equal to F by 4, मतलब आपका जो फोर्स है वो 4 टाइम्स कम हो चुका है, समझ में आ रहा है। फिर और इसमें कैलकुलेट देखते हैं, मान के चलिए आपको ये Q और Q इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। अब क्या बोल रहा है कि फ्रॉम वन चार्ज half is transferred to another, है ना, find new force, वो दे देगा कि इनिशियल कंडीशन में आपका फोर्स कितना था F था, अब उसने बोला कि इस चार्ज से आधा चार्ज को ट्रांसफर हो गया, दोनों पॉजिटिव है, आई कैन राइट न्यू चार्जेस विल बी, सॉल्यूशन आपका न्यू चार्ज विल बी, मतलब Q से आधा इसको ट्रांसफर हुआ, कितना ट्रांसफर हुआ Q बाय, इसके पास कितना बचेगा Q बाय 2, इसमें कितना ऐड होगा Q बाय, तो 3Q बाय 2, जो Q बाय 2 था अब दूसरा वाला कितना होगा 3Q बाय 2, सो आई कैन राइट F dash इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, K Q कितना हो चुका है Q बाय 2 into 3Q बाय 2 divided by R square, K Q square 3 by 4 R square, या F dash है, और इनिशियल कंडीशन में अगर हम देखें तो F बराबर क्या था K Q square divided by R square, so I can write F dash is equal to 3 by 4 F, okay, so new force will be 3 by 4 times of old F, ये तो आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके आगे, इसके आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मीन, एक चार्ज है, उसके अराउंड एक एरिया होगा अप टू विच द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस चार्ज इज पेंड बाय अनदर चार्ज, इसको मैं डिफाइन कर सकता हूँ, द एरिया up to which influence of one charge is felt by another charge, the area up to which influence of one charge is felt by another charge, जैसे Q है, इसमें टेस्ट चार्ज है Q, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा और वही क्या होती है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैथमेटिकली आई कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड एज फोर्स अपॉन चार्ज, दिस विल बी Q1, Q1 इज योर टेस्ट चार्ज, मतलब जिसको हम उसके पेरिफेरी में ला रहे हैं उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, आई होप समझ में आ रहा होगा। तो मैं जनरली अगर बोलिए Q1 और ये R डिस्टेंस पे, तो फोर्स विल बी K Q1 अपॉन R, this will be your force K Q1 divided by R square, so electric field will be K Q1 divided by R square upon Q1, Q1 से Q1 cancel out हो गया, hence electric field will be K Q upon R square, this will be your electric field। so मैं आपसे पूछूं कि what is the unit of electric field, unit of तो आपको समझ में आया कि क्या है फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, फोर्स मतलब न्यूटन डिवाइडेड बाय चार्ज, तो आई कैन राइट न्यूटन बाय कूलम, समझ में आया। तो हम यहाँ से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, आई कैन इजीली राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज बराबर इक्वल टू फोर्स, सो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड एक वैल्यू है, या फिर आई कैन से द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज। जितना फोर्स किसी एक यूनिट चार्ज पार्टिकल पे लगाया जाएगा उसे भी हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं ये बोलूँ दैट Q is equal to 1, electric field is equal to force. I can say the magnitude of force acting on a unit charge is called electric field. Okay, good. अब इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। Electric field lines. What is electric field lines? I can say the pictorial representation of electric field is called electric field line. Okay, the pictorial representation of electric field is called electric field lines. समझते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज है आपका, तो जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है आपका, तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हम बाहर को जाएंगे, ये प्रॉपर्टी होती है, और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए कहां से आएंगे, उसको अंदर को जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में पॉजिटिव चार्ज विल बी एग्जिटिंग आउट एंड नेगेटिव में अंदर को जाती है। तो यहां से थोड़ा और चीजें देखते हैं, व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। फर्स्ट है, इट स्टार्ट फ्रॉम positive charge and at negative charge. It starts from positive charge and at negative charge. That means जैसे ये था प्लस है और एक माइनस के पास है माइनस है, तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो गया और नेगेटिव पे एंड हो गया। फर्स्ट से बाहर जाएंगे, पहले पे जाके नेगेटिव पे मिल जाएंगे। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सेकंड, टेंजेंट एट एनी पॉइंट इन EF represent direction of electric field and electric force। मतलब एक ये प्लस चार्ज है और एक है माइनस चार्ज, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाएंगे। टेंजेंट एट एनी पॉइंट, मतलब जैसे कोई भी पॉइंट ले लो, ये वाला यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ किया, कोई भी ये सॉरी उल्टा दिस लाइन, तो ये जो टेंजेंट बनी है एक पॉइंट है बी पॉइंट, इट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर इस पॉइंट में कोई चार्ज पार्टिकल ला दिया जाए कोई भी जैसे, तो उस पर जो लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। समझ में आ रही है? इसके बाद इसका एक पॉइंट और आता है, नो टू EF कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब जैसे प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? जैसे ये इंटरसेक्ट कर गए तो यहाँ पर उनकी दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जैसे इसके लिए यहाँ आएगी, इस वाले की यहाँ आएगी, ए एंड बी। यह इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई एक एक्सेक्ट पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है? फोर्थ पॉइंट आता है, इट स्टार्ट एट पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। दैट मीन्स
it doesn't form closed loop. क्लोज्ड लूप मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जैसा आपका प्लस चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव में खत्म हो जाएंगे। मतलब ये जैसे यहाँ शुरू हुई है ये खत्म हो गई, ये वापस लौट के नहीं आ रही है, हेंस इट मींस ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करेगी। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ रखी होगी, उसमें आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म क्लोज लूप, मतलब एक पॉइंट से शुरू होती है नॉर्थ पोल से, बाहर साउथ जाती है और उसके इनसाइड साउथ से नॉर्थ आती है, बट इस वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब हम थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखते हैं कि हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सम स्पेसिफिक शेप्स। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, आपकी एक रॉड है जिसमें टोटल चार्ज क्यू है, लेंथ ऑफ रॉड इज 10। अगर मैं बोलूं कि इससे h डिस्टेंस में एक पॉइंट है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट O, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कैलकुलस यूज करते हैं। अब देखो कोई भी एक सेगमेंट ले, उसकी डिस्टेंस कुछ और है, ये लो कुछ और है, बस सुन में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे इसकी यहाँ से डिस्टेंस कितनी है y और इसकी लेंथ कितनी है dy। तो जो dy सेगमेंट है वो इसके ऊपर क्या लगा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करना है। तो हम लोग फाइंड सबसे पहले हम पता करते हैं कि dy में चार्ज कितने हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लैम्डा। लैम्डा मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ। सो लैम्डा विल बी q divided by n. So charge on dy will be dq is equal to q by l into dy. Okay, इतने चार्ज आए और कितने डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस पे। सो आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O dE is equal to k dq divided by 1. So हम लिखेंगे k dq k by l dy square y square y square. So you will get k q l dy by y square d e, है ना। अब मुझे इंटीग्रेट करना है, मेरा y कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक है, यहाँ तक। तो मेरा इस पॉइंट में y की वैल्यू कितनी है x और इस पॉइंट में y की वैल्यू कितनी है l प्लस x। सो मैं लिमिट लगा दूँ, इंटीग्रेशन फ्रॉम x टू l प्लस x। सो हियर वी गेट 0 to e। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q by l y minus 2 plus 1 minus 2 plus 1 limit x to l plus x k q by l here will be minus 1 upon y x l plus x। ओके, सो मैं इसके आगे सोल्व करूंगा और मुझे मिलेगा dE बराबर k q upon y minus 1 upon q plus x minus 1 upon x। So electric field is equal to k q y minus x plus l plus x divided by l plus x into x। x एलिमिनेट हो गया, आपका बता इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q upon y, सॉरी k q upon l था l और here we get l upon l plus x x एलिमिनेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k q l plus x into x। दिस इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब एक और क्वेश्चन और करते हैं। जैसे आपके दो पॉजिटिव चार्ज है,
इनके बीच का डिस्टेंस 2a है। अब ओरिजिन से l डिस्टेंस पे O पॉइंट जो कि परपेंडिकुलर है इससे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या करेंगे, हमें पता है किससे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, दिस विल लाइक दिस एंड इट विल एक्ट लाइक दिस। ओके, सो अब ये a है, यहाँ से अगर a हो जाएगा और ये l है तो इसकी वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसकी लिख दिया गया a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्टिंग लाइक दिस E एंड E। हम देखें तो चार्ज सेम, डिस्टेंस सेम, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली सेम। आई कैन राइट E is equal to K Q upon A square plus L square। फिर मैं थोड़ा सा और सोचता हूँ एट अगर ये एंगल यहाँ मैं ऐसे करूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये थीटा हो तो इधर पे कितनी आ जाएगी E cos थीटा, इधर पे कितनी आ जाएगी sin थीटा। सेम है इधर वाली की E cos थीटा, ऊपर आ जाएगी E sin थीटा। E cos थीटा की इधर एक्ट करेगी, इधर एक्ट करेगी, जो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी। E नेट बराबर क्या हो जाएगा 2E sin थीटा। समझना, ये जो थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा थीटा, बिकॉज ये पैरेलल लाइन है और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। सो मुझे समझ में आया E नेट कितना है 2E cos थीटा, तो E नेट इज इक्वल टू E के वैल्यू तो मुझे पता है K Q A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर sin थीटा, this is theta, right angle triangle, sin theta will be perpendicular upon hypotenuse। I can write sin theta as L divided by under A square plus L square। So I can write electric field B is equal to 2KQ A square plus L square L divided by A square plus L square की power 1 by 2। So electric field is equal to 2KQ A square plus L square की पावर 3 by 2। This is your net electric field at point O। I hope आपको समझ में आया होगा। Thanks for watching the video।